नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर के आया हूं जो शायद आपकी नींद उड़ा देगी, क्योंकि जो आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सरकार के अपने ही आंकड़े हैं। ये किसी विपक्षी पार्टी के आंकड़े नहीं हैं, ये किसी एनजीओ के आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे केंद्र सरकार के अपने मंत्रालयों के आंकड़े हैं। और ये बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जिस तूफान की तरफ बढ़ रही है उससे शायद मोदी जी मुँह छिपा रहे हैं, लेकिन वो तूफान अब बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है दोस्तों। और इस तूफान की पहली बूंदें अब आपकी रसोई तक, आपकी जेब तक, आपके बच्चों के भविष्य तक पहुंच चुकी है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो बताऊंगा जो मोदी जी के अपने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग साहब ने कही है और जिसने पूरी सरकार की नींव को हिला करके रख दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस महंगाई की जो अब बेकाबू हो चुकी है। आपको लगता होगा कि जो 72 रुपए का दूध का पैकेट है वो हमेशा 72 रुपए का ही रहेगा। नहीं दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब ये दूध 100 रुपए के पार जा सकता है और जो पेट्रोल आप 100 रुपए के आसपास खरीद रहे हैं वो 150 के पार भी जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालत जिस तरह से बिगड़ रहे हैं उससे साफ है कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है। और ये कोई हवा में बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको सीधे सरकारी आंकड़े दिखाता हूं। 14 मई 2026 को जो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक महंगाई के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले थे। अप्रैल 2026 में होलसेल इन्फ्लेशन 8.3% तक पहुंच गई, जो पिछले 3.5 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। और दोस्तों, मार्च में यह आंकड़ा सिर्फ 3.88% था, यानी एक महीने में महंगाई दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। और दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात देखिए, फ्यूल और पावर की कीमतें अप्रैल में 24.71% बढ़ गई, जबकि मार्च में सिर्फ 1.05% बढ़ी थी। यानी एक ही महीने में फ्यूल की कीमतों में 23 गुना ज्यादा उछाल आया और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं उस रुपए की जो लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तब $1 लगभग 60 रुपए के बराबर था। और आज अब 12 साल बाद रुपए की हालत क्या है जरा सुनिए। 13 मई 2026 को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.80 के करीब रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 14 मई 2026 को तो रुपया 95.77 के और भी नए ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। मतलब समझिए दोस्तों, मोदी जी के 12 साल के राज में रुपया लगभग 60% गिर चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि मार्च 2026 में रुपया एक बार 99.82 तक भी पहुंच गया था, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। यानी रुपया अब 100 के पार जाने से बस एक कदम दूर है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर रुपया 100 के पार चला गया तो हमारी सारी इंपोर्टेड चीजें, जो चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान हो, सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। और ये डर असली है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 85 से 88% हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के आता है जो ईरान के पास है। और जब वहां तनाव बढ़ता है तो हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कमी की। मोदी जी, अमित शाह, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी सब के सब एक ही बात कहते रहे हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। लेकिन दिल्ली से थोड़ी दूर उत्तर प्रदेश में हालत क्या है जरा देखिए। यूपी पुलिस खुद बाकायदा माइक पर ऐलान कर रही है कि किसी को भी 5 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा और जिसने इस नियम को तोड़ा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मतलब समझिए दोस्तों, अगर वाकई पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है तो ये राशनिंग क्यों, ये पुलिस का ये ऐलान क्यों? सच ये है कि सरकार जनता से छुपा रही है, लेकिन जमीन पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं और कई इलाके में तो ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 4000 तक बिक रहा है। और दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात बेरोजगारी। मोदी जी ने 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, याद है ना आप लोगों को? आज वो वादा कहां है? स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवाओं में लगभग 40% बेरोजगार हैं और 25 से 29 साल के युवाओं में यह आंकड़ा 20% है।
और दोस्तों ये कोई छोटी संख्या नहीं है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार 20 से 29 साल के 6.3 करोड़ ग्रेजुएट में से 1.1 करोड़ बेरोजगार थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 7% पुरुष ग्रेजुएट को 1 साल के भीतर परमानेंट सैलरीड जॉब मिल पाती है। सिर्फ 7% को, बाकी के 93% युवा या तो बेरोजगार रहते हैं या फिर मजबूरी में कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। और दोस्तों इसी वजह से सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में एक नई पार्टी का जिक्र हो रहा है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये उन सब बेरोजगार युवाओं की पार्टी है जो सड़कों पर निकल आए हैं। हर राज्य में, हर शहर में, हर कस्बे में 16 से 30 साल का युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं भर्ती में धांधली हो रही है, कहीं नौकरियां नहीं है और सरकार है कि बस सपने दिखा रही है। अब बात करते हैं उन कारखानों की जो धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने खुद राज्यसभा में बताया कि पिछले 5 साल में यानी 1 जुलाई 2020 से लेकर के अब तक पूरे देश में 75,082 एमएसएमई बंद हो चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले 2024-25 के वित्तीय वर्ष में ही 35,567 एमएसएमई बंद हुए हैं, जो पिछले 5 साल के कुल बंद हुए एमएसएमई का 47.4% है। मतलब समझिए दोस्तों, एक ही साल में जितने एमएसएमई बंद हुए हैं उतने पिछले 4 सालों में मिलाकर भी नहीं हुए हैं। हाल ये है कि महाराष्ट्र में अकेले 8,472 एमएसएमई बंद हुए, तमिलनाडु में 4,412, गुजरात में 3,148, राजस्थान में 2,989 और कर्नाटक में 2,010 एमएसएमई बंद हो गए। और जब छोटे और मझोले उद्योग बंद होते हैं तो लाखों लोग बेरोजगार होते हैं। और यह आंकड़ा कोई विरोधी पार्टी का नहीं है, यह आंकड़ा अपने मंत्रालय के आंकड़े हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जो मोदी और शाह सालों से बोलते आ रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना याद है ना आपको? पहले 2024 तक 5 ट्रिलियन का वादा था, फिर 2025 तक, फिर 2027 तक टाल दिया गया और अब तो शायद ये भी संभव नहीं दिख रहा है। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। आइए मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत 2026 में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी लगभग $4.15 ट्रिलियन है। 6ठी सबसे बड़ी। यह सुनकर आपको शौक लगा ना? पहले नंबर पर अमेरिका है 32.38 ट्रिलियन के साथ। दूसरे पर है चीन 20.85 ट्रिलियन के साथ। तीसरे पर है जर्मनी, चौथे पर है जापान, पांचवें पर है यूके और छठे पर है हम भारत है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने गांधीनगर में एक सभा में दावा किया था कि भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आईएमएफ के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत 2026-27 के अंत तक $4.15 ट्रिलियन पर रहेगा, जबकि यूके 4.26 ट्रिलियन और जापान 4.38 ट्रिलियन पर है। यानी मोदी जी का दावा बिल्कुल झूठ निकला है। ना हम जापान से आगे हैं, ना हम चौथे पर हैं, उल्टा हम छठे पायदान पर खिसक कर आ गए हैं। और दोस्तों यहां एक बहुत बड़ी बात समझनी जरूरी है। पहले हम 5वें नंबर पर थे, अब हम छठे नंबर पर खिसक गए हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जीडीपी की पुरानी सीरीज को रिवाइज किया गया, जिसमें 2022-23 को बेस ईयर बनाया गया और इस रिवीजन से FY26 की जीडीपी 357 ट्रिलियन से घट करके 345 ट्रिलियन रह गई, यानी लगभग 3 से 4% का करेक्शन। और दूसरी वजह रुपए की कमजोरी, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11% गिर रहा है। और जब डॉलर में जीडीपी कैलकुलेट होती है तो वो और भी कम दिखती है। अब दोस्तों मैं आपको अपने आप से कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सरकारी आंकड़े और एक्सपर्ट्स की राय बता रहा हूं। और इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। ये कोई विपक्षी नेता नहीं है दोस्तों, ये खुद मोदी जी की सरकार में 2019 में फाइनेंस सेक्रेटरी थे, यानी देश के वित्त सचिव। और इनका कहना है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो असल में कोई स्टोरी ही नहीं है। 25-26 की
हमारी जीडीपी अगर आप डॉलर का इफेक्ट हटा देते हैं तो लगभग 0 हो जाती है। सुभाष गर्ग ने अपने हाल के विश्लेषण में लिखा कि 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.5% रही, जबकि पिछले साल यानी 2023-24 में 9.2% थी, यानी एक साल में 30% की मेंटेनेंस लॉस है। और गर्ग साहब आगे कहते हैं कि मोदी 2.0 का दौर एक डिजास्टर रहा, जिसमें 19-20 में सिर्फ 3.9% ग्रोथ हुई और 20-21 में अप्रत्याशित रूप से -5.8% की गिरावट हुई। और सबसे बड़ी बात गर्ग साहब ने तो ये कही कि नीति आयोग के सीईओ और G20 शेरपा ने जो दावा किया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यह दावा बिल्कुल झूठा है और इस झूठे दावे को खुद प्रधानमंत्री ने भी दोहराया है। तो दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सब हुआ क्यों? आखिर वो वजह क्या हैं जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी इस हालत में पहुंच चुकी है? और शायद वजह पंडित नेहरू नहीं है, जैसा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं। दोस्तों, इस तबाही के पीछे जो दो सबसे बड़े कारण हैं वो खुद मोदी जी के लिए हुए दो फैसले। पहला फैसला था नोटबंदी। याद है ना दोस्तों आप लोगों को 8 नवंबर 2016 की वो रात जब प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर के ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस रात पूरा देश सदमे में था और उस फैसले के बाद क्या हुआ? लाखों लोग बैंकों की लाइनों में लगे, सैकड़ों लोगों की लाइनों में लग करके मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी तबाही उन छोटे उद्योगों की हुई जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। दोस्तों, भारत के लगभग 97% MSME असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कैश में लेन देन करते हैं। जब कैश ही नहीं रहा तो उद्योग कैसे चलते? और इसी का असर आज भी दिख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा बवंडर था जीएसटी। रिफॉर्म के नाम पर जिस तरह से जीएसटी को लागू किया गया, उसने एक झटके में लाखों छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। और दोस्तों, इन दो फैसलों का असर यह हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री सब बर्बाद हो गई और जो वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश थे वो हमसे आगे निकल गए। बांग्लादेश, जिसे मोदी जी और बीजेपी वाले हमेशा छोटा देश बताते हैं, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत से आगे है ना दर्दनाक बात दोस्तों। इसी तरह मेक इन इंडिया का जो ढोल पीटा गया वो भी फेल हो गया। आज की तारीख में हाल यह है कि भारत अपने 60 से 70% तक के सामान चीन से ही आयात कर रहा है। मेक इन इंडिया का नारा था लेकिन हुआ मेड इन चाइना। बात करते हैं हम निर्यात की। दोस्तों, जब बाकी देश सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, एआई में आगे बढ़ रहे हैं, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तब भारत क्या कर रहा है? भारत आज भी जेम और ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। यह कौन सी आधुनिक अर्थव्यवस्था है दोस्तों, बताइए जरा। जब वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान सब उन्नत तकनीक में जा रहे हैं, हम अब भी पुराने सेक्टर में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और शाह का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था पर है ही नहीं। उनका पूरा फोकस है चुनाव जीतने पर। कैसे हरियाणा जीतना है, कैसे महाराष्ट्र जीतना है, कैसे केजरीवाल को दिल्ली से हटाना है, कैसे ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करना है और बिहार जीतना भी है। बस यही चलता रहा है। और जब फोकस इन सब चीजों पर रहता है तो अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान कौन देगा? और दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात यह है कि अब खुद मोदी जी ने जनता से ऐसी अपीलें शुरू कर दी है जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। मोदी जी कह रहे हैं कि आप कार में मत चलिए, तेल मत डलवाइए, मेट्रो से चलिए, बस से चलिए, विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए। मतलब समझिए आप, ये कौन सी प्रगति है दोस्तों? पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, हम सोने की खरीद को टालें, हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। एक तरफ बताया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री जनता से कह रहे हैं कि अपनी जरूरतें कम कर लो। ये कौन सी आर्थिक नीति है? और दोस्तों, सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई जो हमारी अर्थव्यवस्था का असली चेहरा दिखाती है वो यह है कि 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय आज भी सरकारी मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। मतलब लगभग आधा देश। अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, अगर हम वाकई $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि करोड़ों लोगों के पास अपना पेट भरने के पैसे नहीं है।
और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मोदी जी विदेशी दौरे कर रहे हैं, मेलोनी जी को मेलोडी सुना रहे हैं, बड़े बड़े देशों के नेताओं को गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और देश की जनता रसोई गैस के दाम सुन करके सिहर रही है। बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ यह सब हो रहा है और दूसरी तरफ गोदी मीडिया पर जो रोज शाम को हिंदू मुसलमान की डिबेट चल रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। और दोस्तों, मुझे लगता है ये सब सबसे बड़ी त्रासदी है कि जनता भी अब इन मुद्दों में उलझ करके अपना भविष्य भूल चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या मोदी जी के पास कोई समाधान है? क्या मोदी जी के पास मनमोहन जी की तरह कोई आर्थिक दूरदृष्टि है? मनमोहन जी ने 1991 में जब भारत आर्थिक संकट में था तो लाइसेंस राज खत्म करके उदारीकरण ला करके अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। लेकिन क्या मोदी जी के पास ऐसी कोई नीति है? सच्चाई यह है कि मोदी जी और उनकी टीम के पास सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, सिर्फ नारे हैं, सिर्फ सपने हैं। अच्छे दिन वाह, अच्छे दिन का जुमला हमने सुना है, 15 लाख आने वाले हैं ये सुना है, 2 करोड़ नौकरियां सुनी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सुनी है, विश्व गुरु बनेंगे ये भी सुना है। लेकिन जमीन पर क्या मिला? टूटा हुआ रुपया, बेरोजगार युवा, बंद होते कारखाने और छठे नंबर पर सिसकती जीडीपी। दोस्तों, मैं आपसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी विशेष का विरोध करूं, मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आपको असली तस्वीर दिखे, सरकारी आंकड़ों के साथ दिखे, ताकि आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकें। क्योंकि अगर ये हालत नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ी और भी ज्यादा संकट में हो। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर पिछले 12 साल में जो हुआ वो बवंडर आगे भी होता रहेगा तो भारत की हालत और भी खराब होगी। आज रुपया 95 के पार है, कल 100 के पार होगा, परसों 110 के पार होगा। आज होलसेल महंगाई 8% पर है, कल 12% पर होगी। आज ग्रेजुएट बेरोजगारी 40% है, कल 50% होगी। और जब हालात इस तरह बिगड़ेंगे तो जनता का आक्रोश सड़कों पर फूटेगा। और शायद यही वो डर है जो मोदी जी के मन में बैठा हुआ है, क्योंकि कोई इस सरकार से सवाल नहीं पूछता, कोई इस सरकार से जवाब नहीं मांगता। मीडिया चुप है क्योंकि वो सत्ता की गोदी में बैठा है, विपक्ष चुप है क्योंकि उसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नोटिस का डर है। संसद में सवाल पूछने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। और जनता है कि हर बार चुनाव में मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे आती है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भारत बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है तो उनसे ये आंकड़े पूछिए, उनसे पूछिए कि अगर हम इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहे हैं तो रुपया 60 से 95 क्यों हो गया? अगर हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम छठे नंबर पर क्यों खिसक गए हैं? अगर हम विश्व गुरु बन रहे हैं तो 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर क्यों जी रहे हैं? अगर हम अमृत काल में हैं तो 40% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार क्यों हैं? अगर मेक इन इंडिया सफल है तो 75,000 MSME क्यों बंद हो गए? ये सवाल पूछना हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को आगे बढ़ाएंगे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, क्योंकि सिर्फ सवाल पूछने से ही जवाब मिलेगा, सिर्फ सवाल पूछने से ही बदलाव आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। मैंने एक भी बात अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है, सब कुछ सरकारी आंकड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हैं और एक्सपर्ट की राय है। अब फैसला आप पर है, आप क्या सोचते हैं इन सब आंकड़ों के बारे में? क्या वाकई मोदी जी के 12 साल अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे रहे? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हालात सुधरेंगे या फिर हम और भी मुश्किलों में फंसते जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी देश के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, ट्विटर पर रिट्वीट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी अगली रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपके पास कोई स्टोरी आइडिया है, अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष विषय पर हम रिपोर्ट बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सवाल पूछना मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।